स्वागत है दोस्तों हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो डेट है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये क्लास मूलतः जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हीं पर केंद्रित रहेंगे और ये सारे प्रश्न आपको लगभग जो टेक्स्ट की रचनाएं हैं जो लगी हुई हैं उन्हें कवर करेंगी और साथ में और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में संभावित हैं वो सारे प्रश्न इस तरह के होंगे। तो देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न है, भारतेंदु का नाटक विद्या सुंदर किस मूल कृति पर आधारित है? ऑप्शन प्रबोध चंद्रोदय, चौर पंचाशिका, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चौर पंचाशिका। भारतेंदु का जो नाटक विद्या सुंदर है वो चौर पंचाशिका पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? प्रकृतिवादी, ऑप्शन ऋषभ चरण जैन, देरिदा, रोला बार्थ, जोला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जोला। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? जोला को, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, ये प्रश्न यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में लिखते हुए इस कथन को लिखा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतनी ही मुक्तक रचना में सफल होगा, यह बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के चाबुक और कसौटी स्तंभों में नियमित रूप से कौन लिखता था? ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, महादेव सेठ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका में दो स्तंभ बहुत प्रसिद्ध थे, चाबुक और कसौटी नाम से, और इसमें नियमित रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते रहे हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न लेखकों का क्रम जन्मक्रम के आधार पर सुनिश्चित कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें देखना है कि जन्मक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही होगा। नाम हमारे पास हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, यशपाल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यशपाल का जन्म 1903 में है, मोहन राकेश का 1925 में, धर्मवीर भारती का 1926 में, कमलेश्वर का 1932 में। तो सबसे लास्ट में कमलेश्वर बी और सी ऑप्शन में है, यशपाल भी पहले और दूसरे दोनों में है। तो अंतिम और पहले ऑप्शन तो मिलजुल रहे हैं दोनों में, लेकिन धर्मवीर भारती और मोहन राकेश इन दोनों में जो है वो 1 साल का अंतर है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मोहन राकेश होंगे फिर धर्मवीर भारती होंगे। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर बनेगा वो यशपाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। तो 1903, 1925, 1926, 1932। तो इसे आप एक जगह नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला के पत्रों का संग्रह निराला की साहित्य साधना पुस्तक के किस भाग में संकलित है? तो रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना को 3 खंडों में लिखा हुआ है और जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में निराला के पत्रों का संग्रह है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखना है कि निराला के पत्रों का संग्रह भाग 3 में निराला की साहित्य साधना में संकलित है। अगला प्रश्न है, आंगन के वंदनवार किस लेखक की रचना है? तो आंगन के वंदनवार किसकी रचना है? ऑप्शन संजीव, रामदरस मिश्र, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विवेकी राय।
आंगन के वंदनवार विवेकी राय की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है? ऑप्शन, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, लाल कनेर, महापुरुषों का स्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महापुरुषों का स्मरण। ये उनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित रचना है, महापुरुषों का स्मरण। ये सारे प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई सारे प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए मिलेंगे और कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि जिनकी संभावनाएं हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों से इन्हें संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित है? तो कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित है? ऑप्शन, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी, नील देवी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस भारतेंदु का जो नाटक दुर्लभ बंधु है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस समीक्षक का है? ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा जी का कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यासकार है? ऑप्शन, अमृतलाल नागर, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। ये प्रेमचंद की परंपरा के श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। इसके अलावा जो नाम आप देख रहे हैं, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, ये किसी न किसी वाद से जुड़े हुए हैं। जैसे ईलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हैं, अज्ञेय अस्तित्ववाद से जुड़े हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अमृतलाल नागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेणु रचनावली का संपादन किसने किया? ऑप्शन, नंद चतुर्वेदी, मदन कश्यप, राजेश जोशी, भारत यायावर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत यायावर। रेणु रचनावली का संपादन भारत यायावर ने किया हुआ है। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ऑप्शन, विप्रलंभ, उपालंभ, मुक्तक, वात्सल्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपालंभ काव्य। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंभ काव्य है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है, इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह कथन किसका है? ऑप्शन, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह कथन श्याम सुंदर दास जी का है। ध्यान रखेंगे, कबीर के बारे में ये कथन है। अगला प्रश्न है, रेणु जी अपना साहित्यिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन, अज्ञेय, शरदचंद्र, सतीनाथ भादुड़ी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सतीनाथ भादुड़ी। रेणु जी अपना साहित्यिक गुरु मानते थे इन्हें। ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन कई सारे हैं आपके सामने, इनमें से कौन तीन ऐसी हैं जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं? ऑप्शन, हरियाणवी, दक्षिणी, कोरवी, मैथिली, मगही, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, मालवी, बुंदेली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बाकी सभी में किसी में देखिएगा आप तो किसी में ब्रज मिला हुआ है, किसी में बुंदेली मिली हुई है, किसी में कौरवी मिली हुई है। तो ये
आपके उस जो बंच है उस बंच को गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोलियों का समूह है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन वीर और श्रृंगार रस का, श्रृंगार और भयानक रस का, विभत्स और श्रृंगार रस का, रौद्र और श्रृंगार रस का। तो पृथ्वीराज रासो में कौन सा प्रमुख रस है? तो इसका सही उत्तर है वीर और श्रृंगार रस। ध्यान रखेंगे इस बात को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? ऑप्शन पूंजीपति और मजदूरों का संघर्ष, अकाल और बाढ़ का संघर्ष, मेरीगंज में यौन शोषण की घटना का, ग्रामीण जीवन में होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का घटनाक्रम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ग्रामीण जीवन में होने वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का घटनाक्रम। बाकी ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं वो मैला आंचल में उसका कोई उस तरह का चित्रण नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों से आप तैयार रहेंगे कि किसी रचना से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इससे इस काल के को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के विषय में यह कथन किसका है? कौन कहता है कि इससे रस के विचार से कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है? तो ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार कहा कि रस के विचार से अगर कोई रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब इसी को आधार बना के किसी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा हुआ है, वो कौन है, वो नाम कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और ये ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, गारसा द तासी का इस्त्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो गारसा द तासी का फ्रेंच जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, वो सर्वप्रथम इस भाषा में है, आपको ध्यान रखना है इसे। अगला प्रश्न है, गौरा चंद्रमोहन किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, त्यागपत्र, गोरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नदी के द्वीप। अगला प्रश्न, भाट भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, डिंगल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डिंगल। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, पिंगल भाषा निम्न में से किन भाषाओं के योग से निर्मित है? ऑप्शन राजस्थानी अपभ्रंश, ब्रजभाषा अपभ्रंश, अवधी और अपभ्रंश, बुंदेली और बघेली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा और अपभ्रंश। यानी पिंगल भाषा का निर्माण कैसे होता है? ब्रजभाषा और अपभ्रंश के योग से। तो इसे दूसरे रूप में भी तैयार रखिएगा कि ब्रजभाषा और अपभ्रंश के योग से कौन सी भाषा निर्मित होती है, तो वो है पिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल के बारे में हमने देखा, उसे भाट भाषा भी कहा जाता है, और पिंगल ब्रज और अपभ्रंश का योग है। अगला प्रश्न है, स्वांतः सुखाय कहकर किसने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? ऑप्शन कबीर, चंद्रबरदाई, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। स्वांतः सुखाय कहकर उन्होंने काव्य का प्रयोजन इसे स्वीकार किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किस रचनाकार का है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद।
तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसका कथन है, किस रचनाकार का कथन है ये? तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार। तो रस ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, वो वस्तु, अलंकार और रस हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब पेट भर खाने को ही न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा? इससे जीवन मात्र के सहज धर्म उदर पूर्ण का अब ध्यान दीजिए, परस्पर का बैर छोड़िए, शैव, शाक्त, सिख जो भी हो सबसे मिलो, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन धर्म और समाज, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, कवि कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वैष्णवता और भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वो हिंदुस्तानी कहलाती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ यानी सबसे छोटा कौन था? ऑप्शन कुंभनदास, परमानंदास, नंददास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नंददास। अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे नंददास। अगला प्रश्न है, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है निराला। जागो फिर एक बार कविता से है, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। तो निराला की पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन गोविंद त्रिगुणायत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नाम रिपीट हो गया है शुक्ल जी का, तो आप इसमें से अगर इसका उत्तर पहचानना हो तो ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इस पंक्ति को याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। अगला प्रश्न है, राग विराग उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, अमरकांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। देखिए, राग विराग नाम से भ्रम हो सकता है कि जब राग विराग किसकी कविताओं का संग्रह है पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे निराला की कविताओं का संग्रह रामविलास शर्मा जी ने किया हुआ है। लेकिन राग विराग उपन्यास जब पूछ ले तो बिल्कुल गलती मत करिएगा, ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, विश्रामपुर का संत, राग विराग, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, हरिदास, रामानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। दोस्तों, एक प्रश्न से आप कई प्रश्न आसानी से तैयार कर सकते हैं जब उनमें आए हुए ऑप्शंस को भी आप रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे जुड़े हुए कौन से तथ्य हम तैयार कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आते हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ संदर्भ होता है, तब वो उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के साथ दे दिए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो ऑप्शन में जो चीज़ें आए उनसे जुड़ी हुई 1-2 बातें भी आप साथ में तैयार करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रजभाषा की क्षेत्रीय बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन में भुक्सा, जादूवाटी, बनाफरी और डांगी। तो इस ब्रजभाषा की क्षेत्रीय बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बनाफरी। बनाफरी ब्रजभाषा की क्षेत्रीय बोली नहीं है। बाकी भुक्सा, जादूवटी और डांगी ये तीनों ब्रजभाषा की क्षेत्रीय बोलियां हैं। इनकी तीनों के नाम आप रिवाइज कर लें, ध्यान कर लें। अगला प्रश्न है, अंगद पैज के रचयिता कौन है? अंगद पैज के रचयिता कौन है? विष्णुदास, प्रियादास, ईश्वरदास, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है ईश्वरदास। अंगद पैज के रचयिता ईश्वरदास हैं। मैथिली बोली का नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? हमने इसे कई बार आपसे कई क्लासेस में पढ़ाया हुआ भी है और एमसीक्यूज़ में भी दिया हुआ है जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं। ध्यान रखेंगे, कोलब्रुक ने मैथिली बोली का नामकरण किया हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। रेमंड ने किस बोली का किया हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएं। रेमंड ने किस बोली का नामकरण किया हुआ है? श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व अकेले कब ग्रहण किया? ऑप्शन 1900, 1901, 1902, 1903। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1901। तो 1900 में जब पत्रिका की स्थापना हुई, जब पत्रिका शुरू की गई, तो उस वक्त उसमें 2-3 सदस्य थे, लेकिन 1901 से अकेले श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन दायित्व संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका से जुड़ते हैं 1903 में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली इकार बहुला है? ऑप्शन ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भोजपुरी। भोजपुरी इकार बहुला है, ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, जाति योछा पाति योछा ओछा जन्म हमारा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन मलूकदास, नानक, दादू दयाल, रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रैदास। जाति योछा पाति योछा ओछा जन्म हमारा, यह पंक्ति रैदास जी की है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की अनुदित कृति मेघनाथ वध किसकी मूल कृति का अनुवाद है? ऑप्शन है उमर खय्याम, माइकल मधुसूदन, देवी दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है माइकल मधुसूदन। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त ने अनुदित है, उनके द्वारा अनुवाद किया है उन्होंने, और माइकल मधुसूदन की मूल कृति का अनुवाद है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सच्ची वीरता और कन्यादान किसके निबंध हैं? ऑप्शन में गोविंद नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के 2 निबंध सच्ची वीरता और कन्यादान ये प्रसिद्ध हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 8वीं शताब्दी। आदि गुरु शंकराचार्य का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से कितने रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4, 8, 12, 16। तो ध्यान रखेंगे, गर्दिश के दिन नाम से उन्होंने 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संग्रह किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रामानंद के 12 शिष्यों में से निम्न में से कौन नहीं थे? ऑप्शन सुरसुरानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल, रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दादू दयाल। दादू दयाल रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं थे, उसे ध्यान रखिए। बाकी सुरसुरानंद, नरहरियानंद और रैदास ये रामानंद के 12 शिष्यों में थे। धन्ना पीपा, इन लोगों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस आचार्य को नैतिकतावादी और उपयोगितावादी आलोचक कहा है? किस आचार्य को नैतिकतावादी और उपयोगितावादी आलोचक कहा? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को बच्चन सिंह नैतिकतावादी और उपयोगितावादी आलोचक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, बच्चन सिंह।
बच्चन सिंह ने कहा कि पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे। यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका नाम है पद्म सिंह शर्मा का कि निम्न में से कौन द्विवेदी युग का रचनाकार है। तो पद्म सिंह शर्मा जो हैं ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और उनके पूरक, द्विवेदी जी के पूरक हैं पद्म सिंह शर्मा, ये बच्चन सिंह कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सीडैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया। ऑप्शन बालेंद्र शर्मा दधीच, हेमंत शर्मा, विजय मल्होत्रा, हेमंत दरबारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हेमंत दरबारी ने। भारत सरकार के राजभाषा विभाग की जो सीडैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नाम का सॉफ्टवेयर बनाया गया, ये यूपी हायर की परीक्षा में घुमाकर पूछा गया था कि लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो राज कर्मचारी हैं भारत सरकार के, उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये बनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हेमंत दरबारी का नाम आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खलाटी का दूसरा नाम, खलटाही का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ब्रजभाषा, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बनाफरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का ही दूसरा नाम खलटाही या खलटाही को ही छत्तीसगढ़ी नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन डोंगरी, मैथिली, भोजपुरी, बोडो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भोजपुरी। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, बाकी डोंगरी, मैथिली और बोडो ये सब भारत की 8वीं अनुसूची की भाषा, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उसमें शामिल हैं। भोजपुरी की लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही है, देखिए कब शामिल होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंगत है। ऑप्शन राघव चेतन पात्र हैं और रचना का नाम है राघव चेतन, मधुमालती, सुजान चित्रावली, शबरी रामचरितमानस, चंदा चंदायन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राघव चेतन मधुमालती, ये असंगत है। बाकी आपको ध्यान रखना है, सुजान जो है वो चित्रावली में है, शबरी रामचरितमानस में है, चंदा चंदायन में है, राघव चेतन पद्मावत में है, मधुमालती में नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। कविता की तीसरी आंख ये एक आलोचनात्मक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर श्रोत्री, नंदकिशोर नवल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर श्रोत्री। प्रभाकर श्रोत्री की आलोचनात्मक पुस्तक है कविता की तीसरी आंख, और इसी से जुड़ा हुआ एक ध्यान रखिएगा, कविता का उत्तर जीवन वो परमानंद श्रीवास्तव की आलोचनात्मक कृति है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है। अपरूप का अर्थ होता है अपूर्व रूप। अपूर्व रूप का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन रूप गोस्वामी, जायसी, वल्लभाचार्य, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, काले कारनामे किसका उपन्यास है। ऑप्शन उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, कृष्ण बलदेव वैद्य, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है निराला। काले कारनामे निराला जी का उपन्यास है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। ऑप्शन स्वरभंग, उन्माद, अभित्था, व्याधि। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है स्वरभंग। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, बाकी उन्माद, अभित्था और व्याधि ये तीनों संचारी भाव हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ऑप्शन रेगिस्तान, वे दिन, अंतराल, मछली मरी हुई। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मछली मरी हुई। ये राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है
इसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप निबंध में संस्कृत में आप शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? आप प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। ऑप्शन वायु, जल, ध्वनि, आकाश। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वायु। ध्यान रखिएगा इसे। मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है। ऑप्शन कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, दास कैपिटल, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दास कैपिटल। दास कैपिटल मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है, कार्ल मार्क्स की है, इसे ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि एक प्रश्न यहाँ पे 57 है जो आप ध्यान रखिएगा। इसमें 57 नंबर पे एक प्रश्न है कि आप निबंध में संस्कृत में आप शब्द का क्या अर्थ है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है जल। ठीक है, संस्कृत में आप शब्द का अर्थ जल होता है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए सारे प्रश्न काफ़ी उपयोगी रहे होंगे और आपकी परीक्षाएं 4 से 5 दिन और बची हुई हैं। उस दृष्टि से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही दरकार ज़्यादा है, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही सीरीज़ लेकर के 5 दिन में कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित होते हैं, जो स्तरीय हैं, वो सभी आपके समक्ष लेकर के मौजूद हों। और भी अगर कोई आपको जो आपकी राय हो, जो कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हम उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।